नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल राइट्स, और अभी तक हम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 13 14 हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 मेनली किसके बारे में बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन, कि स्टेट अपने सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने दे दी। हालांकि जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तब देखेंगे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है। साथ ही साथ ये जो आर्टिकल 15 है, इसमें कुछ ऐसे क्लॉज जैसे कि क्लॉज 3 से लेके क्लॉज 6 तक जो क्लॉज हैं, ये मेनली पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। यानी कि स्टेट को कुछ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए अलाउ करते हैं कि स्टेट कुछ बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। वो क्या है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्वेशंस के बारे में, जैसे कि खासकर जो ओबीसी रिजर्वेशन है या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स का एक ओवरव्यू ले चुके थे, हम फीचर्स डिस्कस कर चुके थे फंडामेंटल राइट्स के, कि कैसे जस्टिसेबल होते हैं या सैक्रोसेंक्ट नहीं होते, है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये एब्सोल्यूट नहीं होते बल्कि क्वालिफाइड होते हैं। ये सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने आर्टिकल 12 देखा, जिसमें कि डेफिनेशन बता रखी है कि स्टेट की क्या डेफिनेशन है, स्टेट के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये सारी चीज़ें स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। फिर हमने देखा आर्टिकल 13 जो कि है लॉ इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, कि कौन कौन से आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, दे आर वॉइड। फिर हमने देखा किस तरीके से इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी। फिर हमने बात की आर्टिकल 14 के बारे में, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी, और इसके अंदर भी हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इनको समझा, इनमें बेसिक डिफरेंस हमने जाना था। और लास्ट में हमने जो रूल ऑफ लॉ है उसको भी हमने डिस्कस किया था, जो कि एवी डाइसी द्वारा दिया गया कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड है सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 15 में मेनली बता रखा है कि स्टेट जो है वो अपने सिटीजन के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन कुछ सर्टेन ग्राउंड्स है। ठीक है, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 में ना मेनली 6 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तो मेनली बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 3, 4, 5, 6 ये ऐसे, सॉरी क्लॉज, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5, 6 ये ऐसे क्लॉज हैं जो ये कहते हैं कि स्टेट किन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक कंसेप्ट है, वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1। देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ये कहता है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑन ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो स्टेट वर्ड। स्टेट वर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट के अंडर में क्या क्या आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ जाते हैं। और फिर हमने देखा स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो हैं वो स्टेट के अंडर में आते हैं। ठीक है, पहला वर्ड तो हमें स्टेट हमें पता होना चाहिए स्टेट क्या होता है। सेकेंड थिंग डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अंतर ना करना, किसी 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई अंतर ना होना। ठीक है, अब जैसे कि आप हम सब में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं। कुछ नेचुरल है, जैसे कि किसी का रंग अलग हो सकता है, किसी की हाइट अलग हो सकती है, कोई लंबा है कोई छोटा है। ठीक है, सेक्स अलग अलग हो सकता है, कोई मेल है कोई फीमेल है। ये नेचुरल डिफरेंसेस हैं, ये हमने नहीं बनाए। कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कि नेचुरल नहीं हैं, ह्यूमन मेड हैं, जैसे कि रिलीजन, ये नेचुरल नहीं है, ये हमने बनाए हैं। कास्ट ये हमने बनाया है, प्लेस ऑफ बर्थ ये हमारे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अब आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में जो बात कर रखी है ना डिस्क्रिमिनेशन, इसमें दोनों को ही इंक्लूड किया गया है कि स्टेट जो है वो इनके बेसिस पे जो भी हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड थिंग यहाँ पे एक वर्ड और है ओनली। ओनली का मतलब आप समझिए कि स्टेट सिर्फ जो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट,
सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। यानी कि स्टेट को बाकी ग्राउंड्स पर अलाउ कर रखा है कि उसके आधार पर वो कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मेनली जो हम बात करें ना आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 15 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कि चलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या है कि देश में अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब्स हैं। जो हाई इनकम ग्रुप है उन पे ज़्यादा टैक्स लगता है, जो लो इनकम ग्रुप है उन पे टैक्स कम लगता है। ठीक है, अब कल को मान लीजिए जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो स्टेट के अगेंस्ट जाए कोर्ट में और कहें कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। आर्टिकल 15 कहता है कि हम सारे इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या है, आर्टिकल 15 जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उसको पता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इनके ग्राउंड्स पे नहीं होगा। बाकी चीज़ों पर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स क्या है, टैक्स में बेसिक डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से इनकम टैक्स उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, उन पर टैक्स अलग अलग स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इनके आधार पे वो डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीज़न, अब यहाँ पे एक वर्ड है सिटीज़न, इसको हमें ध्यान में रखना है। इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे था द स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे है सिटीज़न। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 वो स्टेट के लिए है, वहीं आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 वो सिटीज़न के लिए है कि नो सिटीज़न शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब इसमें भी दो और चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि ये जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 है ये सिटीजन्स के लिए, कि सिटीजन्स जो है ना वो इन बेसिस पर किसी दूसरे सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब किसके रिगार्ड्स में, ये समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट ए, विद रिगार्ड्स टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कि कोई ऐसा शॉप जो कि मतलब जैसे मॉल वगैरह हो गए, मेनली यहाँ पे आम आदमी पब्लिक जाती है। ठीक है, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, या कोई प्लेस है पब्लिक एंटरटेनमेंट का, इन जगहों पर कोई भी सिटीजन्स इन ग्राउंड्स पर किसी दूसरे सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो बी पॉइंट है वो कहता है द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्शली बाय स्टेट फंड। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल वेल्स, कुएं, टैंक्स, बाथिंग घाट हो गया, या रोड हो गया, या कोई भी प्लेस हो गया, पब्लिक रिसोर्ट हो गया मान लीजिए, इन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कंडीशन ये है कि या तो होली या पूरी तरीके से या पार्शली स्टेट द्वारा फंडेड हो। ठीक है, यानी कि स्टेट द्वारा फंडेड अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, कोई वेल है, टैंक है, जो स्टेट द्वारा फंडेड है, चाहे वो पार्शली हो चाहे होली हो, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब मान के चलिए किसी का कोई अपना प्राइवेट है, मतलब कोई पर्सनल किसी ने अपना कोई बाथिंग गार्ड बना रखा है या वेल्स बना रखा है, या किसी एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि समुदाय को लोगों ने अपने पैसों से बना रखा है, मतलब उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टेट फंड नहीं, खुद के पैसों से कुछ उन्होंने मतलब वेल्स बना लिया, तो वहाँ पर वो चाहे तो इस चीज़ को कह सकते हैं कि भाई ये सिर्फ हम ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टेट फंड से वो नहीं बना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो स्टेट फंड से बना है, वहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी कहता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ समझनी है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट के लिए है,
और आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 वो है सिटीजन्स के लिए। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं, वो है एक्सेप्शंस। अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत बुक की, तो यहाँ आगे हम जो भी क्लॉज पढ़ेंगे उसको एज एन एक्सेप्शंस लक्ष्मीकांत बुक में बता रखा है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट क्लॉज की। क्लॉज है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। इसमें क्या कह रखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि इस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 15 जो हमें क्लॉज 1 क्लॉज 2 पढ़ाना, इन दोनों की बात हो रही है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, यानी कि स्टेट को, इन जो हमने आर्टिकल 15 अभी जो भी हमने पढ़ा, इनमें से कोई भी चीज़ स्टेट को, कोई भी प्रोविजंस जो वुमेन्स या चिल्ड्रन के लिए बना रहे हैं उनको बनाने से वो नहीं रोक सकते। ठीक है, यानी कि इस क्लॉज में क्या है कि स्टेट को छूट दे रखी है कि अगर वो वुमेन्स या चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने चाहते हैं तो स्टेट कर सकता है। उस पर ये जो अभी हमने जो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 पढ़ा, ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस केस में अगर मान लीजिए वायलेशन होता भी है तो कोर्ट जाने पर भी कोर्ट वो नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मेंशन कर दिया है कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रन को लेकर स्टेट जो है वो प्रोविज़न कर सकते हैं स्पेशल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने देखा होगा बसों में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है ना, तो क्या इस बेस पर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष कोर्ट जा सकता है कि भाई ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सेक्स के बेस पे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रखा है कि स्पेशल प्रोविज़न अगर वुमेन्स के लिए किया जाता है, तो अगर स्पेशल प्रोविजंस वुमेन्स के लिए किया जाता है तो डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। अब इसमें भी कुछ बेसिस हैं जिसके आधार पर स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। अब जैसे कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29। अब हमें ये देखना, ध्यान रखना, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 ये बेसिकली क्या कहता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट पे। जरा एक बार देखिए, अगर हम पढ़ें आर्टिकल 29 का क्लॉज 2, आर्टिकल 29 का क्लॉज 2, तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of state fund on grounds only of religion, race, caste और language। यानी कि कोई भी स्टेट फंड द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है, स्कूल चल रहा है या कॉलेज चल रहा है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड से चल रहा है, उसमें किसी भी सिटीजन को एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इस आधार पर आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है स्टेट फंड द्वारा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उसके आधार उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। चलिए अब हम आते हैं वापस से अपने आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में। तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, इन दिस आर्टिकल का मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 2 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward class of the citizen or for the scheduled caste or scheduled tribes। आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी जैसा कि हमने आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 देखा जिसमें क्या रखा था कि किसी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 देखा, इसमें भी यही बात कर रखी है। अब मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट है वो एडमिशन लेना चाहता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और उसके उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मान लीजिए रिजर्वेशन है फॉर SCs एंड STs के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 में से मान लीजिए 10% सीट जो है वो SC के लिए रख दी, मान लीजिए 15% सीट है वो SC के लिए है। अब होगा क्या कि वो 15 सीटें उसमें सिर्फ SC का स्टूडेंट होगा, वही एडमिशन ले पाएगा। अब बाकी जो सीटें बच गई, जो कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक एक्सेप्शनल केस है कि बाकी सीटें मान लीजिए जनरल के लिए,
अब बाकी जो 85 सीट्स बच गई उसमें बाकी बच्चे एडमिशन लेंगे, लेकिन जो बाकी बच्चे होंगे वो इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते कि वो जो 15 सीट है वो हमें नहीं दी गई, वो एससीज को दे दी गई, ठीक है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। तो इस आधार पर वो कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट में क्योंकि आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में ये कह रखा है कि एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास या सिटीजन्स या फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1-2 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 ये स्टेट को प्रोहिबिट नहीं करते ऐसा प्रोविज़न करने से। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये मेनली कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, सरकार चाहे तो जो एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या SC STs हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, अनएडेड मतलब सरकार द्वारा फंडेड नहीं होते, उसकी बात इसमें नहीं कर रखी। तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में उसको भी कवर किया गया है। कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 5 है ना, वो इस चीज़ को डील करता है, इस चीज़ को एड्रेस करता है। इसमें लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 9 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens for the scheduled caste or scheduled tribes insofar as such special provision relate to their admission to educational institution whether aided or unaided by the state। ठीक है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि एक बार एक बार हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो सब क्लॉज G है, सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, इसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वाले क्लॉज को समझते तो इसमें क्या क्या रखा है। आर्टिकल 90 मेनली किससे रिलेटेड है, फ्रीडम से, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अब उसमें भी आर्टिकल 19 का जब क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो हमें उसमें बहुत सारे सब क्लॉज मिलेंगे। तो उसी में से क्लॉज है क्लॉज G, जिसमें क्या रखा है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। यानी कि एक व्यक्ति को अधिकार है वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, वो कैरी कर सकता है, ठीक है। उसको ये पूरा फ्रीडम मिला हुआ है, ये उसका पूरा राइट है। अब मान के चलिए, अब हम आते हैं वापस से आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 पे आते हैं। अब इसमें क्या क्या रखा है कि स्टेट जो है, स्टेट को आर्टिकल 19 का ये वाला क्लॉज 1 G जो भी हमने डिस्कस किया, और जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 है, ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं करता है कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाने से, अगर वो प्रोविज़न किसी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है या SCs STs के लिए है, ठीक है। और ख़ासकर ऐसे प्रोविज़न्स जो कि मेनली एडमिशन से रिलेटेड हैं, किसके एडमिशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। इनमें एडमिशन लेने से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविज़न अगर सरकार बनाती है तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 G और आर्टिकल 15 का क्लॉज 1-2 इसको करने से स्टेट को मना नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए एक व्यक्ति है जो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, और मान लीजिए वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज है तो इसका मतलब भाई उसका तो ये राइट है कि भाई अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 G पढ़ा कि कोई भी एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, मतलब ट्रेड बिजनेस कुछ भी कर सकता है ना, बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, ऑक्यूपेशन प्रोफेशन कर सकता है, ये उसका राइट है। फ्रीडम जो हम पढ़ेंगे ना, राइट टू फ्रीडम, उसमें ये चीज़ मेंशन कर रखी है। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज वाले क्या है कि ये उनका राइट है भाई, वो अपना कॉलेज चला सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा आर्टिकल 19 का 1 G उनको अधिकार देता है। अब मान के चलिए कि कोई सोशली बैकवर्ड है या एजुकेशनली बैकवर्ड है, कोई SC ST है, मान लीजिए कोई बच्चा कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, और वो क्या है कि उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन वो उसको एडमिशन अब क्योंकि सरकार ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं ना इनके लिए। अब मान लीजिए कल को उसका एडमिशन होता है उस कॉलेज में, ठीक है, तो क्या कोई व्यक्ति जो जिसका वो अपना कॉलेज है वो इस आधार पे जा सकता है कोर्ट में कि भाई मुझे तो भाई अपना प्रोफेशन चलाने की आज़ादी है और मैं अपने हिसाब से इस चीज़ को चलाऊँगा,
मैं अपने रूल डिसाइड करूँगा किसका एडमिशन होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पूरी आज़ादी मिली है। लेकिन सरकार ऐसा करने से मना करती है, वो कहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ये पावर मिली हुई है कि वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न बना सकती है जो कि सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चे के लिए होगा या किसी भी व्यक्ति के लिए होगा, ठीक है। और उसमें भी आर्टिकल 19 का क्लॉज 1G उसको स्टेट को इस चीज़ से प्रोहिबिट नहीं करता है। आई होप मैं समझाने में आपको सक्सेसफुल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें ये चीज़ क्या रखी है कि ये जो क्लॉज 5 है ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, क्लॉज 1 आर्टिकल 13 है जो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 6। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें मेनली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जैसे कि हम सभी जानते हैं इससे पहले उनके लिए रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन जो अभी जो 2019 में जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके द्वारा 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको दिया गया है। तो हमारे आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में ये ऐड किया गया, इसमें कहा गया द स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था, कहा गया था कि भाई ऐसा सरकार नहीं कर सकती, मतलब कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मतलब उनका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ठीक है, वो बेशक ठीक हो, कास्ट वाइज वो बेशक अपर कास्ट में आते हों, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वो वीक हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को एड्रेस करने के लिए ये जो प्रोविज़न किया गया है ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है। तो इसमें मेनली 10% सीट्स जैसे कि होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड हो गया, या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, चाहे वो सरकार द्वारा एडिड हो अनएडिड हो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन हाँ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के तो उनमें रिजर्वेशन देने की बात की गई है। और ध्यान रहे ये जो रिजर्वेशन है ना ये एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके एडिशन में है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज के समय में क्या रिजर्वेशन है, मेनली जो ओबीसी सेक्शन है उनको 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, एससी को 15% मिला हुआ है, एसटी को 7% रिजर्वेशन है, और इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल 49% रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन ये इसके एडिशन में 10% रिजर्वेशन और दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अब टोटल 59% रिजर्वेशन अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये जो है प्रोविज़न है कुछ आर्टिकल 15 के से रिलेटेड। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, और अगर आप लक्ष्मीकांत बुक देखेंगे तो उसमें कुछ ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें उसमें मेंशन है, खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने आर्टिकल 15 का अगर हम बात करें क्लॉज 5 जो हमने पढ़ा था जिसमें कि ओबीसी रिजर्वेशन की ही एक तरीके से बात थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो एजुकेशनली वीकर सेक्शन हो गया या सोशली वीकर सेक्शन हो गया तो उसमें ओबीसीज मेनली आते हैं। तो इसको क्या है कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसको ऐड किया गया था, जिसमें कि 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। और मेनली जो ये रिजर्वेशन है ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि आईआईटी आईआईएम्स इनमें दी गई है। 2008 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अमेंडमेंट को बिल्कुल ठीक बताया, वैलिडिटी बिल्कुल कि वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो कोटा है 27% का इसको भी इन्होंने ठीक माना। लेकिन सरकार ने कोर्ट ने एक बात कही कि हाँ आप जब ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं, ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं उन्हीं को रिजर्वेशन देना है, क्रीमी लेयर्स को आपको यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रीमी लेयर्स क्या होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर्स क्या होते हैं। क्रीमी लेयर्स का मतलब ऐसे लोग, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया बता रखा है कि भाई ओबीसी में होने के बावजूद भी अगर इन लोगों के अंदर ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं तो ये सारे क्रीमी लेयर्स में आएंगे और इसकी वजह से इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी, सीईसी, स्कैग, इन सब पोस्ट पे है और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो
उनके जो बच्चे होंगे या जो वो होंगे उनको क्रीमी लेयर में माना जाएगा। इसके अलावा ग्रुप ए या क्लास 1 या ग्रुप बी, क्लास 2 जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जिनकी होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सेंट्रल स्टेट सर्विसेज होती है, ठीक है, या पीएसयू सेक्टर में जो इसी के इक्विवेलेंट पोस्ट रखते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, इन सब में काम करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको भी क्रीमी लेयर में माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि कॉलोनल या उससे ऊपर के रैंक के हैं, आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में, जो भी उनकी इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, या पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, तो ऐसे लोगों को भी क्रीमी लेयर में माना जाएगा। इसके अलावा प्रोफेशंस जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट, अगर इस तरह के लोग हैं तो इनको भी क्रीमी लेयर में माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो कि ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, इन सब में इंगेज्ड हैं, तो सीधी सी बात है भाई, अगर कोई ये सब काम कर रहा है तो अच्छे खासे पैसे कमा ही रहा होगा, तो इनको भी क्रीमी लेयर में रखा गया है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि मेनली एक सर्टेन लिमिट है उससे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड रखते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी एक लिमिट है उससे ज़्यादा अगर वो लैंड रखते हैं, तो उनको भी क्रीमी लेयर में माना जाएगा। इसके अलावा आज के समय में जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है उसको भी क्रीमी लेयर में माना जाता है, ठीक है। 1993 में अगर आप देखेंगे ना, तो जो ये इनकम वाली लिमिट थी वो जनरली 1 लाख थी, जो कि समय समय पर चेंज होती गई। 2004 में देखेंगे तो 2.5 लाख हुई, 2008 में 4.5 लाख हुई, 2013 में 6 लाख, और अभी 2017 में इसको अपडेट करके 8 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर समझ गए होंगे। क्रीमी लेयर के व्यक्ति को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा EWS रिजर्वेशन के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जैसा कि हमने आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 देखा जो कि 10% रिजर्वेशन की बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए ये जो है ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, उसके द्वारा इसको लाया गया था और इसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी। हालांकि मैंने इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि इस बेनिफिट में ऐसे लोग जो कि SC, ST या OBC के तहत रिजर्वेशन ले रहे हैं ऑलरेडी, वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि इसमें मेनली EWS उनको माना जाएगा जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम होगी, उनको EWS माना जाएगा, ठीक है। और हम बात करें इस इनकम की, तो इस इनकम में सारे इनकम सोर्सेज इंक्लूड होंगे, चाहे वो सैलरी हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, ठीक है। और याद रहे ये जो भी इनकम होगी ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की होगी, जिस ईयर अप्लाई कर रहे हैं उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की होगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति मतलब जिसकी फैमिली के पास कुछ सर्टेन लिमिट्स दे रखी हैं कि इसके आसपास अगर एसेट्स हैं तो उनको भी इससे बाहर रखा जाएगा EWS से। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है किसी के पास या उससे ज़्यादा है, किसी के पास रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, या रेजिडेंशियल प्लॉट है 1000 स्क्वायर यार्ड का, ठीक है, वो भी नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में, या रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा है जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया के अलावा है, वहाँ पर है अगर 200 स्क्वायर यार्ड, तो उन सब लोगों को इससे बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी किसी परिवार द्वारा हेल्ड मतलब किसी फैमिली के पास प्रॉपर्टी है और मान लीजिए वो डिफरेंट लोकेशंस पे है, तो उन सब की सारी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करके तब डिसाइड किया जाएगा कि भाई उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी है, एक्चुअल इनकम कितना बन रहा है, और फिर कैलकुलेट किया जाएगा EWS स्टेटस, ठीक है। और ध्यान रहे कि इसमें मेनली कौन कौन से व्यक्ति आएंगे कि फैमिली फॉर दिस पर्पज वुड इंक्लूड पर्सन हु सीक्स बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, his or parents and siblings below the age of 18 years and as also his or spouse children below the age of 18 years। मतलब जो व्यक्ति इसका बेनिफिट ले रहा है तो उसमें कौन कौन लोग आएंगे, फैमिली में कौन कौन लोग आएंगे उसके, एक तो खुद वो व्यक्ति आएगा जो बेनिफिट ले रहा है, उसके माता पिता आएंगे, उसके सिबलिंग्स जो कि 18 साल से कम होंगे, उसके स्पाउस, और 18 ईयर्स से छोटे जो भी बच्चे होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो है रिजर्वेशन है EWS के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 15 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।
मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।